तो आज के सेशन में हम देखेंगे कि भाई किसी भी चार्ट्स को देखने के तरीके क्या होते हैं। तो इसके कुछ रूल्स हैं और उन रूल्स रेगुलेशंस को आप हमेशा ध्यान में रखें। सबसे पहली बात, किसी भी कुंडली की जब हम विवेचना करते हैं तो उसके लिए आपके पास उस व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ, टाइम एंड प्लेसमेंट की एक्यूरेसी होना बहुत जरूरी है। किस किस चीज की? डेट ऑफ बर्थ, डीओबी, टाइम एंड प्लेस, ये होना बहुत जरूरी है। डेट ऑफ बर्थ की जितनी एक्यूरेसी होगी उतनी अच्छी आप प्रिडिक्शंस कर पाओगे। डेट ऑफ बर्थ, टाइम एंड प्लेस। प्लेस, ठीक है। जितनी अच्छी आप प्रिडिक्शंस, मतलब उसको हर व्यक्ति अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम एंड प्लेस देता है, तो आपको जितनी अच्छी मिलेगी वो है। दूसरी बात होती है लगन चार्ट, जो हमने बात की थी, लगन, है ना। हम्म। लगन चार्ट जिसको हम D1 कहते हैं, है ना। हम्म। D1 चार्ट। तो D1 चार्ट देखना बहुत जरूरी होता है। ये ये सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट है। और इसी चार्ट से सारे चार्ट बने, चाहे वो D9 चार्ट हो, चाहे वो चंद्र कुंडली हो, चाहे वो अब चंद्र कुंडली, चाहे वो फिर हो कौन सी, सूर्य कुंडली। आज मैं दिखाऊंगा आपको सारी सूर्य कुंडली, ठीक है। या फिर वो D10, या फिर वो D9, D7, D24, जितने भी चार्ट हैं वो सारे के सारे इन्हीं चार्टों से बनते हैं। तो लगन की एक्यूरेसी बहुत ज्यादा डिपेंड करती है, ठीक है। इसके बाद हम आज बात करेंगे चंद्र कुंडली के बारे में, कि चंद्र कुंडली क्या होती है। तो पहला रूल क्या है? चंद्र कुंडली। अब हम चंद्र कुंडली के बारे में पढ़ेंगे कि चंद्र कुंडली क्या होती है। चंद्र कुंडली क्या होती है कि आप जब भी देखेंगे, ये इतनी इतनी महत्वपूर्ण कुंडली है कि महर्षि पराशर जी के अनुसार किसी भी कुंडली का अध्ययन केवल लगन कुंडली से ही नहीं करना, बल्कि हमें चंद्र कुंडली को भी लगन मार मानकर इसका विश्लेषण करना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ? मान लीजिए किसी का कोई चार्ट है, मान लीजिए किसी का कोई चार्ट है, तो हमने एक चार्ट बनाया, तो ये हो गया लगन कुंडली। ध्यान से समझो। तो ये जो चार्ट है ये है तो तुला लगन के व्यक्ति का। तो यहाँ 7 आ जाएगा, यहाँ 8 आ जाएगा, यहाँ 9, यहाँ 10, यहाँ 11, यहाँ 12, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4 और यहाँ 5। सपोज कीजिए, तो ये कौन सी कुंडली है? लगन कुंडली। कौन सी है? लगन। लगन कुंडली, ठीक है। ये लगन कुंडली होगी। मान लीजिए जो इसका चंद्रमा है वो यहाँ पर बैठा हुआ है, और सूर्य कहाँ पर बैठा हुआ है? सूर्य बैठा हुआ है यहाँ पर बैठा हुआ है। ध्यान से समझो। तो अगर हम चंद्र कुंडली बनाएंगे तो कैसे बनेगी इसकी? हम क्या करेंगे? वो ऊपर तीन चला जाएगा, मतलब जहाँ तो मून है वो ऊपर चला जाएगा। वेरी गुड। तो जहां पर मून होगा उस कुंडली को हम लगन मान लेंगे, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा 3, मून। तो यहां से हम कुंडली का अध्ययन करेंगे। तो ये वाला फर्स्ट हाउस हो जाएगा, ये सेकंड हाउस हो जाएगा। इसके अंदर ये वाला फर्स्ट हाउस है, इसके अंदर ये वाला सेकंड हाउस है। इसी तरीके से ये हो गई चंद्र कुंडली। इसी तरीके से अगर हम सूर्य कुंडली का निर्माण करते हैं, तो यहां पर क्या आ जाएगा? लगन की जगह कौन सा नंबर आएगा? यहां पर आ जाएगा 11 नंबर। कौन सा नंबर आएगा? 11, क्योंकि यहां पर सन है। यहां पर लिखा था ना हमने सन। तो यहाँ 11 आ जाएगा, यहाँ 12 आ जाएगा, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, लगन कुंडली, चंद्र 7, कुंडली, सूर्य कुंडली। 8, 9, 10, ठीक है। ऐसे ही 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 और 2। तो ये चंद्र कुंडली हो गई और ये हो गई सूर्य कुंडली। तो अब ये मेरा जो बताने का इसका मतलब क्या था, ध्यान से समझेंगे। अगर मान लीजिए हमें किसी व्यक्ति की संपत्ति के बारे में बात करनी है कि भाई किसी इसकी संपत्ति, इसकी सेविंग्स कितनी हुई, तो हम क्या करेंगे, लगन कुंडली के सेकंड हाउस का भी अध्ययन करेंगे। सेकंड हाउस और चंद्र कुंडली के सेकंड हाउस का भी अध्ययन करेंगे। हमें घुमा के नहीं देखना, हमें बस ऐसे ही देख लेना। जैसे यहाँ पर लगन है तो ये सेकंड हाउस हो गया ना इसका, हाँ। तो हमें चंद्र कुंडली के चंद्र कुंडली से भी, इसका मतलब चंद्रमा को लगन बनाकर भी हमें अध्ययन करना तो बहुत हम जरूरी तो होगा। हम D1 से भी तो देख सकते हैं ना, मून को ही अगर मैं वो एक नंबर सोच के देखूं, फर्स्ट हाउस को हम्म इमेजिन करके। हाँ, तो D1 से मैं वही बात कर रहा हूँ कि आप D1 से ही देख सकते हैं। आप इसको इसको इमेजिन, जब मैं भी किसी का चार्ट देखता हूँ तो मैं चंद्र कुंडली नहीं खोलता, मैं सूर्य कुंडली नहीं खोलता, मैं इमेजिन कर लेता हूँ। मैं इसको देखता हूँ और सेकंड हाउस इसको मान लेता हूँ, करेक्ट। हम हाँ, मैं घुमा वही लेते बोल, हैं। हाँ, तो वही। हम अपने दिमाग में घुमाएंगे। तो मैं दिखाने का मतलब पता तो होना चाहिए ना कि हाँ, हाँ, लगन समझ कुंडली गए, समझ गए। कैसे बनेगी, चंद्र कुंडली कैसे बनेगी और सूर्य कुंडली कैसे बनेगी। तो लगन कुंडली, सूर्य कुंडली, और मान लीजिए मुझे किसी की संपत्ति के बारे में देखना है तो मुझे लगन एवं चंद्रमा दोनों के द्वितीय भावों की स्थिति अगर अच्छी है, अगर यहाँ पर भी अच्छा है और यहाँ पर भी अच्छा है, तो हम क्या कह देंगे कि धन संपदा अच्छी स्थिति है, बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर चंद्र से द्वितीय भाव में विपरीत स्थिति है, यानी कि यहाँ पर तो अच्छा दिख रहा है लगन के अंदर, पर यहाँ पर अच्छा नहीं दिख रहा है, तो हम कह देंगे कि इनकम एवरेज है। क्या है? एवरेज। एवरेज है। और अगर यहाँ पर भी खराब है और यहाँ पर भी खराब है तो इनकम बेकार है। ग्लो है ना, ग्लो। हम कह देंगे कि भाई इनकम ज्यादा अच्छी नहीं है। तो ये जो नियम बताया है ये सिर्फ लगन के ऊपर ही लागू नहीं होता, ये हर चार्ट के ऊपर लागू होता है। अगर आप तीसरे घर का अध्ययन करेंगे, अगर आप चौथे घर का अध्ययन करेंगे, अगर आप पांचवें घर का अध्ययन करेंगे, आप छठे घर का अध्ययन करेंगे, तो लगन से भी अध्ययन करेंगे और चंद्र से भी अध्ययन करेंगे। पहला नियम समझ आया? जी। ठीक है। दूसरा रूल क्या कहता है, हमारे हमारे रूल बुक का, हमारी रूल बुक का दूसरा रूल ये कहता है कि नवांश को देखे बिना, नवांश यानी कि D9 को देखे बिना, D9 को देखे बिना कोई भी भविष्यवाणी करना बिल्कुल गलत है। क्या है? विदाउट डी गलत है। नाइन चार्ट को देखे बिना, विदाउट D9 चार्ट, विदाउट D9 चार्ट आप कोई भी प्रिडिक्शंस नहीं करेंगे। ये बड़ा धीरे धीरे करा रहा हूं, ध्यान से समझना, नहीं करेंगे हम, कोई भी प्रिडिक्शन नहीं करेंगे हम विदाउट। क्योंकि अब हम आते हैं नवांश कुंडली। क्यों? क्योंकि सामान्य नियम क्या बोला गया है, कोई भी ग्रह अगर राशि कुंडली में अनुकूल दिख रहा है, मान लीजिए कि भाई सूर्य यहां ना होके, सूर्य यहां ना होके और यहां पर होता वो उच्च का, ठीक है जी, और D9 चार्ट के अंदर कोई भी ग्रह मान लीजिए वो यहां पर नीच का हो जाता, मान लीजिए सूर्य यहाँ पर नीच का हो जाता, मान लीजिए हमने D9 चार्ट बनाया कोई, और सूर्य यहाँ पर 7 नंबर के अंदर सूर्य दिखाई दे गया, तो हम क्या कह देंगे कि सूर्य निर्बल है। सूर्य कैसा है? निर्बल, इसके पास बल कम है। तो ये शुरुआत तो अच्छी करेगा पर एंड में रिजल्ट नहीं दे पाएगा, निर्बल है सूर्य। ये वाली बात समझ आई? सेम इसके विपरीत, अगर D9 के अंदर कोई प्लेनेट निर्बल है और
नवांश कुंडली में उसकी स्थिति में सुधार हो जाता है। यानी कि D9 के अंदर अगर सूर्य यहां पर बैठा है, अपनी शत्रु की राशि में बैठा है, मान लीजिए यहां पर बैठा है, D9 के अंदर सूर्य शत्रु की राशि में, और D10 के अंदर सूर्य आ गया, यहाँ पर मान लीजिए कोई राशि है, यहाँ पर राशि है, मान लीजिए इसके मित्र की राशि है, मान लीजिए यहाँ पर राशि हम 1 ही कर देते हैं, सूर्य यहाँ पर आ गया गलती से, तो हम कहेंगे कि ये जो सूर्य है ये अच्छे परिणाम देगा। कैसे परिणाम देगा? अच्छे परिणाम देगा। देगा, 100% अच्छे परिणाम देगा। तो किसी भी कुंडली में ग्रह के बल को जानने के लिए हम नवांश कुंडली का यूज करेंगे। यदि राशि एंड नवांश कुंडली में अगर यहां पर भी सूर्य अच्छी पोजीशन पे है और यहां पर भी सूर्य अच्छी पोजीशन के ऊपर है, तो हम कहेंगे कि भाई बहुत अच्छे परिणाम देगा, बहुत अच्छे परिणाम। ठीक है जी, तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। तीसरा रूल कहता है, रूल नंबर 3 कहता है दशा देखनी। जो मैंने आपको बताया था दशा, हम्म। इसमें हम क्या क्या देखेंगे? दशा देखेंगे, महादशा, भुक्ति, अंतरदशा, और महादशा, दशा, अंतर्दशा, भुक्ति, प्रत्यंतरदशा। प्रत्यंतर दशा। ठीक है, तो हम इसे MAP भी कह सकते हैं, महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा। ठीक है, इसे मैप भी कह सकते हैं। तो हम उसका मैप देखेंगे। क्या देखेंगे? मैप, तो अच्छे से महादशा, और तो आवाज आती है। अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा, हम तीनों को देखेंगे, और तीनों को देख के ही इसका हम परिणाम बताएंगे कि भाई क्या कौन सा प्लेनेट किस तरीके के रिजल्ट तो सर देगा। पहले तो D1 देखेंगे, फिर चंद्र और सूर्य चार्ट भी देखेंगे, और D9 भी इम्पोर्टेंट है। हाँ, तो सर D9 नहीं, सबसे पहले चंद्र चंद्र ये वाला देख लो, लगन देखो, फिर चंद्रमा देखो, फिर D9 देखो। सूर्य नहीं ठीक है, देखना है? सूर्य भी देख सकते हैं, मगर सूर्य को बहुत अच्छे तरीके से बोला नहीं गया। हम कहते हैं कि अगर हम ठीक। लगन और तो चंद्र को भी देख सब लेंगे तो क्वेश्चन भी। में देखेंगे, ये तीनों ही सब क्वेश्चन में देगा, हाँ, तो कुछ ये भी तीनों, हाँ ये तीनों हर क्वेश्चन के अंदर हम देखेंगे। ठीक है, अभी आपके ना डाउट क्लियर होते चले जाएंगे, आप धीरे धीरे सुनते जाओगे, मैं सारे डाउटों का जवाब आता जाएगा आपको। ठीक है, तो ये ना गोल्डन रूल्स हैं, गोल्डन रूल्स, गोल्डन रूल्स। ठीक है, अगर हम दशा भुक्ति को देखते हैं, यदि आपके पास दशा चक्र नहीं है तो आप कोई भी भविष्यवाणी नहीं कर सकते। दशा चक्र का होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कुंडली में कोई राजयोग दिखाई दे रहा है, आपको आपको कुंडली में कोई राजयोग दिखाई दे रहा है मान लीजिए, तो राजयोग कब काम करेगा? वो राजयोग जब ही तो काम करेगा जब उसकी उचित दशा आएगी, और उन प्लैनेटों के अंदर फल देने की क्षमता भी तो होनी चाहिए, वरना फल नहीं मिलेंगे। अब दशा लगन देखने का क्या तरीका बताया था मैंने? मैंने तरीका बताया था दशा लगन देखने का आपको, कि जो दशा है, दशानाथ से द्वितीय भाव धन तृतीय, जैसे आपको पता ही है कि भी दशा किस तरीके से देखी देखी जाती है, तो हम उस तरीके से देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी की दशा चल रही है शनि की, किसी की दशा चल रही है शनि की, तो हम शनि को, जहां पर भी शनि बैठा होगा, हम उसको लगन बना देंगे। क्या बना देंगे? मान लीजिए शनि यहाँ पर बैठा हुआ था, इस वाली कुंडली में शनि यहाँ पर बैठा होता, मान लीजिए साटन, लगन कुंडली के अंदर, लगन कुंडली देखिए, लगन कुंडली के अंदर साटन यहाँ पर बैठा हुआ था 10 नंबर की राशि में। तो मैंने क्या करा कि शनि को मैंने घुमा दिया, शनि को यहाँ पर ले आया। अब मैं शनि के हिसाब से जो प्लेनेट जैसे योग देंगे वैसे मैं फलित करूंगा, दशा के हिसाब से हम फलित करेंगे। ये फल दीपिका का सबसे इंपॉर्टेंट नियम है। फल दीपिका एक पुस्तक है, फल दीपिका, ये फल दीपिका का
फल दीपिका का सबसे इंपॉर्टेंट नियम बताया गया है कि हम दशानाथ से द्वितीय भाव, अगर दशानाथ ये है तो दूसरा भाव क्या हो गया, धन, तीसरा भाव क्या हो गया, भाई बहन, चौथा भाव क्या हो गया, भू संपत्ति। इसी तरीके से हम सारे के भाव, अलग अलग भावों को देखते चले जाएंगे। तो ये तीन नियम थे अभी जो मैंने आपको बताया। इसके बाद अगर हम चौथे नियम की बात करते हैं, मैं इन तीन तीन नियमों को हटा रहा हूं, मैंने यहाँ से ये तीन नियम हटाए। अगर हम चौथे नियम की बात करते हैं तो हम कहेंगे कि भाई सबसे पहले हमें लगन कुंडली का आकलन करना होगा। किसका आकलन करना होगा, लगन कुंडली का। तो हमें कौन सी कुंडली देखनी पड़ेगी, लगन कुंडली। तो हम लिखते हैं यहाँ पर, हमें लगन कुंडली का आकलन करना होगा, लगन कुंडली। सर इंग्लिश में लिखे ना। हाँ, तो हम करूंगा इंग्लिश में कैसे लिखूंगा, सर हमें, नॉर्मल लिखता है एल ए हाँ, जी लगन के यू एन डी अच्छा, लगन कुंडली का आकलन करना होगा। ठीक है, तो अब आपको, ठीक है, अब हम कहते हैं कि भाई कैसे करेंगे। आप में कुंडली को समझने और महसूस करने की इतनी क्षमता होनी चाहिए कि कुंडली स्वयं ही आपको अपनी कहानी कह दे। ध्यान से सुनो इस वाली लाइन को जो मैं बोल रहा हूँ। आप में कुंडली को समझने और महसूस करने की इतनी क्षमता होनी चाहिए कि कुंडली स्वयं ही अपनी कहानी खुद कह दे। सबसे पहले आप यह देखेंगे कि कुंडली में कितने ग्रह उच्च के हैं। उच्च के ग्रह देखेंगे, उच्च के ग्रह, ठीक, कितने ग्रह उच्च के हैं हमारे ग्रह, कौन कौन से ग्रह हमारे उच्च के हैं, ये सबसे पहले देखेंगे। अथवा अपने भाव को दृष्ट कर रहे हैं। अपने भाव को दृष्ट करने का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए, अपने राशि में है या अपने राशि में हाँ, देख रहे हैं। अपनी राशि को देख रहे हैं। मान लीजिए हमने एक चार्ट बनाया, हमने एक ये चार्ट बनाया और हमने हमने लिख दिया भैया कि यहाँ पर 5, यहाँ पर 6, यहाँ पर 7, यहाँ पर 8, यहाँ पर 9, यहाँ 10, यहाँ 11, यहाँ 12, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ 4। ठीक है, तो अब मान लीजिए कि भाई जुपिटर उच्च का किस में होता है, आप बताओ। जुपिटर तो उच्च, जुपिटर उच्च उच्च का किस राशि में होता है, मैंने आपको करवा रखा है। हाँ, करवा रखा है आपने। हम बताओ जुपिटर किस राशि में उच्च का होता है। की बोलो ना। जुपिटर 4 नंबर की राशि में उच्च का हो जाता है। कौन सी राशि में, मैं वही ढूंढ रही थी। कर्क, कर्क राशि में। ठीक है, जो चार चार नंबर की राशि में, होता है 4 कैंसर। नंबर की, हाँ, कर्क राशि में, कैंसर में उच्च का हो जाता है जुपिटर। अब जुपिटर मान लीजिए यहाँ पर उच्च का बैठा हुआ है, तो क्या ये अपनी राशि को देख रहा है, 7, 8 और 9, नौवीं दृष्टि से अपनी राशि को देख रहा है। हाँ देख रहे हैं। ठीक है, अगर यहां से देखते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5 इस वाली राशि को नहीं देख रहा। ठीक है, तो हम देखेंगे कि भाई कौन सा ग्रह उच्च का है और कौन सा ग्रह अपनी राशि को देख रहा है। क्योंकि इस स्थिति में जो भाव का बल होता है, इस वाले भाव का बल है, भाव बल बढ़ गया। भाव का बल, हमने भाव का बल बता कि भाव बली हो गया, बल बढ़ गया, तो ये इंक्रीज तो हो गया। अच्छा नहीं है घर। हाँ, बढ़ गया मतलब भाव का बल तो बढ़ गया है ना। अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि उच्च का है या नीच का है। ठीक है, कौन से घर उच्च के हैं और कौन कौन से जो ग्रह हैं वो अपने अपनी राशियों को देख रहे हैं, उच्च के हैं, अथवा कौन से ग्रह अपनी राशियों को देख रहे हैं। मान लीजिए चंद्रमा यहाँ पर बैठा होता तो चंद्रमा अपनी राशि को देखता है यहाँ से। हम्म। ठीक है, मंगल यहाँ पर बैठा होता तो मंगल अपनी राशि को यहाँ से देखता। हम्म। ठीक है, तो हम कहेंगे कि भाई जो भी जिसकी दृष्टि होती है, जैसे कि हमने दृष्टियों के बारे में आपको बताया कि हर प्लेनेट की 7th आई तो होती ही होती है, हर प्लेनेट की 7th आई होती है। जुपिटर की कुछ विशेष दृष्टियां होती हैं जो होती हैं 7th के अलावा। कौन सी हो जाएगी, 5th और 9th। साटन की कौन सी हो जाएगी 7th के अलावा, एक 7th होती है, 3rd और 10th।
ऐसे ही मार्स की कौन सी हो जाएगी सेवंथ के अलावा? सेवंथ तो होती है फोर्थ एंड एट। तो क्या ये अपने घरों को देख रहे हैं? ये भी देखना बहुत जरूरी है। अगर कोई भी व्यक्ति, मान लीजिए आप किसी घर पे रहते हो, जैसे आप मान लीजिए आप रेंट पे रहते हो या मैं रेंट पे रहता हूँ, अगर मकान मालिक अपने घर को देखता रहेगा तो जो रेंट वाले जो व्यक्ति होते हैं वो मकान का बहुत ज्यादा नुकसान नहीं करते। ऐसे होता है ना कि वो टाइम टाइम पे आप अपने घर को देख रहे हो। ठीक है, तो जी। इस को हमेशा ध्यान में रखना है। अब एक चीज और बताता हूं मैं आपको, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, कि इसके पश्चात हम ये कहेंगे कि सबसे महत्वपूर्ण भाव होता है। हम कहते हैं किसी जो व्यक्ति जिस दशा में पैदा होता है, कि भाई लगन में, किस लगन के अंदर पैदा हुआ है, या चंद्रमा द्वारा ग्रह राशि पर ध्यान केंद्रित करना हमारा बहुत आवश्यक है। कुंडली में लगन भाव जीवन का आरंभ आरंभ को इंगित करता है, अतः सबसे महत्वपूर्ण भाव है। देखो, अगर आप जिंदा रहेंगे, लगन जो होता है किसी का, अगर आप जिंदा रहेंगे जब भी तो सारे फलों को एंजॉय कर पाएंगे, चाहे वो भाई का सुख हो, चाहे धन का सुख हो, चाहे एजुकेशन का सुख हो, कोई भी सुख हो, वो लगन भाव से ही इंगित होता है। तो किसी भी कुंडली में लगन का बली होना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी कुंडली में लगन का बली होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जीवन होगा तभी शुभ और अशुभ फल आप प्राप्त कर पाएंगे। जी। हेलो। उदाहरण के लिए अगर मैं इसका एग्जाम्पल देता हूं, तो मान लीजिए कन्या राशि है। कन्या राशि कैसी होती है? कन्या राशि होती है, कन्या राशि एक बुद्धिमान राशि है। हम कहते हैं भाई कन्या राशि वाला व्यक्ति बुद्धिमान व्यक्ति होता है। कन्या राशि भी बुद्ध की राशि है, बुद्धिमान व्यक्ति होता है। लेकिन इसमें रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। मान लीजिए एक व्यक्ति का जन्म हुआ, एक व्यक्ति का जन्म हुआ, उसकी कौन सी राशि पड़ी? उसकी राशि पड़ी कन्या राशि। एक व्यक्ति का जन्म हुआ और भैया उसकी उसकी राशि बन गई तो कन्या। राशि तो सर मून से ही देखते हैं या सन से देखते हैं? मैडम लगन की बात करता हूँ ना मैं, लगन, उसका लगन कौन सा है ना, लगन के अच्छा, अंदर। लग्न राशि का हाँ, बोल रहे हो? मैं अभी बोल रहा हूँ लगन को देखना, मैंने क्या ऊपर लिखा हुआ है, लगन का आकलन करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अगर कोई किसी व्यक्ति का जन्म हुआ, उसका जो लगन हुआ वो कौन सा हुआ? कन्या लगन हुआ। कौन सा लगन हुआ? कन्या लग्न। कन्या लगन हुआ। तो अब हम क्या बोलेंगे कि भाई ऐसा व्यक्ति जो होगा वो बुद्धिमान तो होगा, मतलब ये वाली बात हमारे पहले पहले विचार में आएगी कि ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान तो होगा, पर कन्या लगन वाले व्यक्तियों को हल्का जुकाम के लक्षण होने पर ही, मतलब थोड़ा सा भी कोई बीमारी होगी ना, थोड़ा सा जुकाम होगा, बिस्तर पकड़ देगा, हम्म। बिस्तर पकड़ देगा, बीमार हो जाएगा। क्या क्या हो गया? मेरी तबीयत खराब है, ऐसे कर देगा वो व्यक्ति। जबकि अगर यहाँ पर कन्या की जगह मेष राशि होती, एक नंबर होता है यहाँ पर। तो मेष राशि कैसी होती है? चुस्तीली फुर्तीली, मंगल की राशि है। हम्म। ऐसे व्यक्ति 100 डिग्री का टेम्परेचर में भी उसको छोड़ देंगे ना, तो वो घूमता हुआ दिखाई देगा। उसकी तबीयत खराब होगी तो क्या हो गया, ठीक है यार, थोड़ा बहुत सर्दी जुकाम है। तो हम कहते हैं कि मेष लगन, लगन बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना, मेष लगन का जातक सामान्यता बीमारी बीमारी के टाइम पे बिस्तर कम पकड़ता है। और कन्या लगन का व्यक्ति, क्योंकि उसके अंदर थोड़ी सी क्षमता ज्यादा होती है। तो यहाँ पर सबसे ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जीवन से संबंधित सभी विषयों में प्रत्येक राशि की अपनी प्रकृति और एक अलग कहानी होती है। जो हमने राशियों के बारे में जब हमने पढ़ा था, तो राशियों के बारे में हमने इन सब चीजों में बात की थी कि भाई राशियों की किस तरीके की प्रवृत्ति होती है। दूसरा नियम यहाँ पर क्या क्या बोलता है? यहाँ पर दूसरा नियम हमारा बोलता है कि कुंडली में ग्रहों की स्थिति और ग्रहों द्वारा ग्रहित राशियों की प्रकृति का विश्लेषण करना बहुत जरूरी है। तो इसको हम पढ़ेंगे कैसे? यदि कुंडली में अधिकतर ग्रह, देखिए ध्यान से समझो, आपने किसी की कुंडली बनाई, आपने देखा, अब आपको वो वाले सारे नियम याद करने पड़ेंगे जो जो मैंने आपको लिखवा रखे हैं। आपने देखा कि किसी की कुंडली बनाई, आपने देखा कि अधिकतर जितने भी ग्रह हैं वो चर राशि के अंदर हैं। कौन सी राशि के अंदर है? चर राशि के अंदर। दूसरी दूसरी कौन सी होती है? स्थिर राशि।
तीसरी कौन सी होती है? द्विस्वभाव राशि। द्वि स्वभाव राशि। तो चर राशि, चर राशि कौन कौन सी होती है बताओ? 1 4 7 10 कौन कौन सी होती है? 1 4 7 10। 10। ध्यान से समझो। 1 4 और 7 और 10। द्विस्वभाव राशि कौन सी होती है? 2 5 8 11। 2 5 8 और 11 द्विस्वभाव हो, स्थिर राशि होगी, सॉरी, स्थिर राशि, मैंने द्विस्वभाव बोल दिया गलती से। ये स्थिर राशि होती है। और द्विस्वभाव कौन सी राशियां होती हैं? 3 6 9 और 12। अब इससे कैसे पता लगाएंगे? देखो कितना इंपॉर्टेंट नियम है। अब आपको सारे नियम हम मिक्स करके बताता जा रहा हूं। अगर आप देखेंगे कि भाई किसी के जो प्लेनेट है ज्यादा से ज्यादा वो चर राशियों में बैठे हैं। आपने देखा भाई सूर्य कहाँ बैठा है? चर राशि में बैठा है। मून कहाँ पर बैठा है? चर राशि में बैठा है। मंगल कहाँ पर बैठा है? स्थिर राशि में बैठा है। सूर्य कहाँ पर बैठा है? या जो भी प्लेनेट है, 9 के 9 प्लेनेट देखे, आपने देखा कि जो मोस्ट प्रोबेबिलिटी चांस आए वो कौन सी राशि के अंदर आए? चर राशि, यानी कि मूवेबल, मूवेबल साइंस। तो अगर किसी के, तो ऐसे व्यक्ति कैसे होते हैं? ऐसे व्यक्ति होते हैं यात्राओं के शौकीन होते हैं, क्योंकि उनको मूवमेंट पसंद होती है। कला के शौकीन होते हैं, उनको यात्राएं अधिक करते हैं ऐसे व्यक्ति। ऐसे व्यक्तियों के जो विचार होते हैं वो समय के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं। मतलब ठीक है यार, समय के अनुसार अनुसार ढल जाते हैं, ठीक है यार। जैसे आपने किसी को गाली दे दी, ठीक है, हम्म। तो मान लीजिए कि आपने किसी लड़के का चार्ट देखा और आपने देखा कि उसके तो सारे प्लेनेट चर राशि के अंदर बैठे हुए हैं। आपने उसको कुछ उल्टा सीधा कह दिया, तो वो क्या कर देगा? बात को आया गया कर देगा कि चल छोड़ यार, कोई बात नहीं, ठीक है ना? हम्म। मूवमेंट दे देगा उस बात को। अगर इसके विपरीत उसके सारे प्लेनेट स्थिर राशि में बैठे हैं, तो वो क्या करेगा? दिल पे लेके बैठ जाएगा उस बात को। अरे मुझे तो ऐसे कह दिया, क्योंकि ये स्थिर है, ये टिकी हुई है, ये अडिग है। ऐसे व्यक्ति रूढ़िवादी भी होते हैं। कार्यशैली निश्चित प्रकृति की होती है, यानी कि जो कार्य एक ही जगह पे रहना पसंद होता है ऐसे व्यक्ति को, कि भाई जिस काम में लग गए उसी काम में लगे रहेंगे, जिस काम में लग गए उसी काम में लगे रहेंगे। तो लगातार एक ही कार्य को करते रहते हैं। ऐसे ऐसे व्यक्ति ज्यादा मूवमेंट नहीं करते। बात समझ पा रहे हो आप? हम्म। ऐसे ही अगर द्वि स्वभाव राशि है, सारे प्लेनेट कौन सी राशि में बैठे हैं? द्वि स्वभाव राशि में बैठे हैं, तो हम कहते हैं भाई ऐसे व्यक्ति की प्रवृत्ति कैसी होती है? मिश्रित होती है। वह पल पल में अपनी बातों को, डिसीजन ये मेकिंग को, लगन लगन का ही देखेंगे ना, लगन का। लगनकारी, हाँ, लगन लगन कुंडली का आकलन करते हैं अभी हम। ठीक है। चंद्र कुंडली को सिर्फ हम थोड़ा सा यूज करेंगे, बाकी हम सारा लगन से ही देखेंगे, ठीक है ना? तो हम कहेंगे कि भाई कि कौन सी राशि के अंदर बैठे हैं। आप ये सोचो कि बस लगन कुंडली ही देखनी, चंद्र कुंडली को सिर्फ मैंने थोड़ा सा एक बताया था कि कभी हम देखेंगे उसको कैसे, अभी जब हम एग्जाम्पल्स पे आएंगे। तो जितने भी द्वि स्वभाव नेचर के होंगे, और द्वि स्वभाव में भी मैंने आपको बताया था कि द्वि स्वभाव में भी अगर 0 से 15 डिग्री के अंदर कोई प्लेनेट होगा और 15 से 30 डिग्री के अंदर प्लेनेट होगा, तो उनके उनकी मूवमेंट चेंज हो जाएंगी। कि भाई अगर 0 से 15 डिग्री के अंदर कोई प्लेनेट है तो उसका स्वभाव कैसा होगा? मूवेबल होगा। ठीक है? हम्म। कैसा होगा? मूवेबल होगा। आपने प्लेनेट देखे, आपने देखा कि इसके जो आधे से ज्यादा प्लेनेट है वो द्वि स्वभाव राशि के अंदर बैठे हुए हैं, और द्वि स्वभाव राशि के अंदर भी वो इस वाले 0 से 15 डिग्री के अंदर बैठे हुए हैं। तो आप क्या कहते हो? ये मूवेबल व्यक्ति है। और नहीं तो ये व्यक्ति कैसा है? ये स्थिर व्यक्ति है। ठीक है? और हम्म। अगर इसको नहीं देखते हो तो आप क्या बोलोगे? कि ऐसे व्यक्ति अपना डिसीजन मेकिंग बार बार चेंज करते रहते हैं। ठीक है जी। अब मैंने आपको एक चीज और बताई थी। मैंने आपको बताई थी कि राशियों की प्रकृति भी होती है। राशियों की प्रकृति भी होती है। तो मैंने आपको बताया था भाई राशि की प्रकृति कौन कौन सी होती है। राशि की प्रकृति बताई थी मैंने, अग्नि तत्व की राशि होती है। और अग्नि अग्नि राशि कौन कौन सी होती है जो मैंने बेसिक कराया था? तो 159। अगर ज्यादातर राशि इन नंबरों में है तो हम क्या बोलेंगे? कैसा है व्यक्ति में? यार दम है, व्यक्ति साहसिक है, व्यक्ति अत्यधिक उत्साहिक होगा,
इसके विचार उच्च होंगे, इसके जीवन में उपलब्धियां प्राप्त करेगा। और अगर ऐसे ऐसे कोई व्यक्ति आ गया जिसके अर्थी साइन में हो, अर्थ समझ यानी कि गए। पृथ्वी पृथ्वी तत्व में हो, तो हम क्या बोलेंगे भाई, जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है यार, प्रयोग करता है। और जब व्यवहारिक काम करता है, व्यवहार में बड़ा, जमीन से जुड़ा हुआ जो व्यक्ति होता है ना, वो बड़ा सुलझा हुआ होता है। हम कहते हैं वैवाहिक सोच समझ के डिसीजन लेता है, जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। ठीक है जी। तो ठीक है। अर्थी साइन कौन कौन से होते हैं? 2, 6, 10। अगर इसके बाद हम, अब अगर हम कहते हैं कि किसी के जो ज्यादा प्लेनेट है वो एयर साइन के अंदर बैठे हैं, हाँ, कि भाई प्लेनेट वाइज है, भाई वायु तत्व की राशि में बैठे हैं, बुद्धिमान होगा ऐसा व्यक्ति, पठन पाठन के प्रति आसक्त होगा ऐसा ऐसा व्यक्ति। क्यों? तो भैया पढ़ने लिखने में बहुत बढ़िया होगा, बुद्धिमान होगा, ऐसे ऐसा 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 व्यक्ति। आपने देखा कि भाई इसमें पढ़े हैं। अगर आपने देखा कि भाई वाटरी साइन के अंदर है, तो वाटर क्या होता है? वाटर के अंदर इमोशंस क्या? वाली बात, इमोशंस हो जाते हैं बहुत ज्यादा। ऐसा व्यक्ति भावुक होता है, ऐसा व्यक्ति सम्मानित होता है, सम्मान मिलता है ऐसे व्यक्ति को, सम्मानित। ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान भी होता है, मगर उसकी मानसिकता अस्थिर होती है, यानी कि टिकता नहीं है। कभी कभी ये सोचेगा, कभी वो सोचेगा, स्थिर, अस्थिर होगी, यानी कि स्थिर नहीं होगी। वो मूवमेंट पसंद होगी, उसको क्या पसंद होगी? मूवमेंट, उसको मूवमेंट पसंद होगी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट नियम था, जिसको आपको हमेशा इन नियमों को ध्यान में रख के ही प्रिडिक्शंस देते टाइम ध्यान में देना। तीसरा अगर हम चरण लेते हैं यहाँ पर, इसके कुछ 8-9 चरण है, तो हम कहते हैं कि थर्ड रूल्स के अंदर क्या क्या आएगा। थर्ड रूल्स के अंदर आएगा, आप ये देखोगे कि भाई कुंडली में ग्रहों की भाव स्थिति को देखो। अगर जैसे मैंने आपसे कहा कि क्या कहा था, भावपति और भाव कारक, उस भाव का कारक कौन है। तो जब भी हम किसी भी कुंडली का एनालिसिस करेंगे, तो हम देखेंगे कि भाई जो भी हाउस है, मान लीजिए हम एक चार्ट चार्ट ऐसे ही बनाते हैं रफली। ध्यान से सुनो, शुभ ग्रहों के लिए सर्वोत्तम स्थान, जो शुभ ग्रह होते हैं, शुभ ग्रह, शुभ ग्रह के लिए ध्यान से समझे, शुभ ग्रहों के लिए सर्वोत्तम स्थान कौन सा होता है? केंद्र और त्रिकोण। कौन सा होता है? बिंदु एंड त्रिकोण। ये मैंने आपको पहले भी बताया है। केंद्र और त्रिकोण भाव के अंदर शुभ ग्रहों का होना बहुत अच्छा माना जाता है। तो हम कहते हैं कि इन स्थानों में यदि स्थित शुभ ग्रह बली हो जाए, बली का मैंने फार्मूला बता दिया आपको कि भाई वो लगन को देखेंगे हम, उसके अपनी राशि को देख रहा है या नहीं देख रहा है, तो हम कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति की जीवन में सुख सुविधाएं ठीक ठाक रहती हैं। बड़ा सिंपल सा है। और यदि केंद्र में स्थित ग्रह स्वयं राशि या उच्च के हों, तो यह बहुत अच्छा होता है। और या फिर केंद्र और त्रिकोण का संबंध बन जाए, केंद्र और त्रिकोण का संबंध एक राजयोग का निर्माण करता है। ये हमने बात की थी, करी थी नहीं करी थी? केंद्र और त्रिकोण का संबंध बन जाए शुभ ग्रहों का, अगर केंद्र और त्रिकोण का संबंध बन जाए, तो ये तो एक राजयोग का, यानी कि केंद्र के अंदर कोई ग्रह बैठा है, वो उच्च का बैठा है, उच्च का हो जाए, और या फिर स्वयं ग्रह ही हो जाए, स्वग्रह, तो ये बहुत अच्छा माना जाएगा। तो हम कहेंगे भाई केंद्र के अंदर कोई भी शुभ ग्रह अच्छा होता है। यदि केंद्र में अशुभ ग्रह, ध्यान से समझो, दूसरा नियम ये कहता है कि अगर एक, अभी तो हमने शुभ ग्रहों की बात कर दी, हमने कह दिया केंद्र में कोई अशुभ ग्रह आ गया, अशुभ ग्रह, अब भैया केंद्र में अशुभ ग्रह बैठ गया भैया। अब केंद्र में कोई भी अशुभ ग्रह उच्च के या स्वयं राशि के ना हो, यहां पर मैंने बोला था स्वयं राशि के हो, और यहां मैं बोल रहा हूं अगर अशुभ ग्रह स्वयं राशि के या उच्च के ना हो, स्वयं राशि, स्वराशि या उच्च के अगर नहीं है,
तो समस्याएं देना चालू कर देते हैं, प्रॉब्लम्स देना क्रिएट कर देंगे। इसका एक उदाहरण ले लेते हैं कि चतुर्थ भाव में स्थित अशुभ ग्रह, यहाँ पर मान लीजिए मंगल बैठ गया चौथे घर के अंदर। चौथे घर के अंदर कौन बैठ गया? मंगल बैठ गया। तो अब ये चौथे घर के अंदर अगर मंगल बैठ गया तो वो क्या करेगा? मानसिक शांति को ध्वस्त कर देगा, क्योंकि चौथा घर सुख होता है। मानसिक शांति को क्या कर देगा? खराब कर देगा आपकी मानसिक शांति। ठीक है। या और क्या करेगा? भू संपत्ति को जोड़ने में रुकावट खड़ी करेगा। भाई आप अगर घर खरीदना चाहते हो, आप गाड़ी खरीदना चाहते हो, उनको उनको जोड़ने में क्या करेगा? रुकावटें देगा। क्या करेगा? रुकावट। रुकावट देगा। मैंने क्या बोला है? अगर वो स्वयं राशि ना हो तो, ध्यान से हम्म। समझना, मैंने मैंने ये वाला वर्ड भी बोला है। ऐसा नहीं हो कि मंगल यहाँ पर अपनी ही राशि में बैठा है और आप कहोगे तुम्हें मकान बनाने में दिक्कत आएगी। नहीं, मंगल अगर यहाँ पर अपने स्वयं राशि ना हो, उच्च की राशि में ना हो, या मित्र की राशि में ना हो, जी, तो तो दिक्कत कर रहा। तो मंगल यहाँ पर क्या करेगा? प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। और ये भी हो सकता है कि इसकी मदर के लिए ये शुभ ना हो भाई, क्योंकि ये वाला भाव। और इसी तरीके से अगर सेवंथ हाउस के अंदर मंगल बैठ जाएगा और यहाँ पर राशि है शनि की, तो क्या करेगा? वैवाहिक जीवन को खराब कर। बिगाड़ देगा, वैवाहिक जीवन को खराब कर देगा। तो अशुभ ग्रहों के लिए सर्वोत्तम स्थान क्या माना गया है? ध्यान से सुनना अब ये वाली बात, कि भाई अशुभ ग्रहों के लिए सर्वोत्तम स्थान माना गया है तीसरा, छठा और 11। अगर ऋषभ। अशुभ ग्रह, कोई भी अशुभ ग्रह त्रिषडाया भावों में हो जाए, बिल्कुल सही बोला आपने, त्रिषडाया, त्रिषडाया भाव के अंदर हो तो वो अच्छे हैं। मगर वो इन भावों के स्वामी नहीं होने चाहिए। मगर वो इन भावों के स्वामी नहीं होने चाहिए। यानी कि मंगल का यहाँ बैठना ठीक है, ना तो 11वें घर में बैठ गया मंगल, मगर मंगल यहाँ का स्वामी नहीं होना चाहिए, उच्च का नहीं होना चाहिए। यहाँ का स्वामी कोई और होना चाहिए। स्वामी कोई और हो, स्वामी कोई और हो, तो ये हम कहेंगे कि भाई आप इस नियम को ध्यान में रखना कि भाई कोई भी अशुभ ग्रह तीसरे छठे घर में और 11वें घर में अ- अच्छे माने जाते हैं। तो जिस कुंडली में शुभ ग्रह केंद्र में हो, अब क्या हमारा इससे हमारा क्या तात्पर्य निकल के आया? कि जिस भी कुंडली में अगर शुभ ग्रह तो केंद्र में बैठे हो और अशुभ ग्रह कहां पर बैठे हो? त्रिशदाया भाव में, तीसरे छठे 11वें भाव में, तो वह कुंडली अत्यधिक बली मानी जाएगी। वह अपने जीवन में सुख समृद्धि को पाएगा ही पाएगा। वह अपने जीवन में सुख समृद्धि को जरूर 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 पाएगा। तो ये वाला नियम समझ आया? चौथा नियम, रूल 4 क्या कहता है? ये गोल्डन रूल्स हैं, ये पीएचडी में हमें पढ़ाए गए थे। ठीक है। अब अब आप कुंडली में देखोगे कि राजयोग कितने बनते हैं। क्या आप क्या क्या देखोगे? राजयोग कितने का? राजयोग, बस आप कुंडली में राजयोग देखोगे कि राजयोग क्या चीज है। कुंडली में जितने भी राजयोग बनेंगे तो व्यक्ति उतना ही समृद्ध होगा, उच्च स्तर का होगा। ठीक है। तो राजयोग क्या होते हैं? राजयोग होते हैं जो केंद्र और त्रिकोण के संयोग से बनते हैं। केंद्र और त्रिकोण के संयोग से बनते हैं। जैसे कि, जैसे हमने क्या 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 बोला कि मान लीजिए केंद्र और त्रिकोण के संयोग से हम एक 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 बना के देखते हैं कि राजयोग मैंने आपको बताए थे। याद है या नहीं याद? जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम ले लेते हैं
इसको मिटा देते हैं। यहाँ पर मान लीजिए हमने एक तुला राशि ले ली, 7, 8, 9, नहीं 6, 6 ले लेते हैं। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5। अब इन दोनों के स्वामी हैं। केंद्र और त्रिकोण का स्वामी कौन हुआ? यहाँ का स्वामी हुआ जुपिटर। और ये दोनों, जुपिटर तो यहाँ चला गया और शनि यहाँ चला गया। तो ये भी एक तरीके का इनके बीच में संबंध हो गया, राजयोग हो गया। या फिर शनि और जुपिटर एक साथ बैठ गए। कहां पर बैठ गए? शनि और जुपिटर यहाँ पर बैठ गए एक साथ। तो ये भी इन दोनों का संबंध हो गया। तो केंद्र और, या फिर केंद्र इसका और इसका संबंध बन जाए, या फिर इसका और इसका संबंध बन जाए, जो हमने अपने राजयोग के सेशन के अंदर हमने पढ़ चुके हैं कि हम कुंडली के अंदर राजयोग देखते ही देखते हैं। यहां तक ये वाली बातें समझ आई या नहीं आई? ठीक है। तो आप कुंडली में ये सब चीजें जरूर 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 देखोगे, और जैसे जैसे ये सब चीजें देखते जाओगे आपको पता लगेगा कि यार कि मजा आ गया यार यहाँ पर। अब एक नियम और हम कहते हैं, रूल नंबर 5 क्या कहता है? रूल नंबर 5 ये कहता है हमारा, आज मैं सारा निचोड़ बता रहा हूं आपको इस टॉपिक का। रूल नंबर 5 कहता है, जो जो व्रत पराशर होरा शास्त्र में छठे, 8वें और 12वें भाव को, 6th, 8th एंड 12th भाव को क्या माना गया है? खराब माना गया है, दुस्थान। क्या माना गया है? दुस्थान। दुस्थान माना गया है। ये आपको पता ही है कि भाई हमें छठे 8वें भाव को दुष्पान किया गया है। ये भाव नकारात्मक भूमिका के साथ साथ दुष्ट स्वभाव वाले भी होते हैं, और कुंडली में विपरीत प्रभाव डालते हैं, यानी कि कुंडली में खराब प्रभाव डालते हैं। ठीक है। तो छठा भाव क्या होता है? ऋण, रोग, शत्रु। ठीक है। जी सर। 8वां भाव क्या होता है बताओ बच्चे? दुर्घटनाएं, दुर्घटनाएं, गंभीर रोग, गंभीर रोग, वेरी गुड। मृत्यु, बिल्कुल बिल्कुल। चोरी, ठीक है। आकस्मिक घटनाएं, आकस्मिक, अचानक से जो घटनाएं होती है। और ऐसे ही 12वें घर को क्या माना गया है बेटा? 12वें घर को माना गया है बच्चे लॉस, है ना? 12वें घर को लॉस बोला गया है। तो लॉस क्या होता है? विनाश भी होता है, हानि भी होता है, पतन भी होता है ना? तो ये इनको दुष्टान माना गया है। तो एक नियम क्या दिया हुआ है जो व्रत पराशर होरा शास्त्र में दिया गया है बच्चे, वो ये दिया गया है कि जिस भाव का स्वामी, किसी भी भाव का स्वामी अगर छठे, 8वें, 12वें में आ जाएगा, किसी भी भाव का स्वामी अगर छठे, 8वें और 12वें भाव में आ जाएगा, तो उस भाव के नैसर्गिक कार्य तत्व खत्म हो जाएंगे। नैसर्गिक जो कारक तत्व होंगे वो क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। तो अगर अब इसका एग्जाम्पल अगर हम कहते हैं, ध्यान से समझो। अब मान लीजिए, ध्यान से समझ, क्या एग्जाम्पल दूं? हाँ, मान लीजिए किसी का यहाँ पर है 6 नंबर। ठीक है। तो यहाँ का जो लॉर्ड क्या कौन हुआ बेटा? मरकरी। मरकरी या तो यहाँ आ जाए, या मरकरी यहाँ आ जाए, या मरकरी यहाँ। तो कहां पर आ गया मरकरी? 6, 8, 12 भावों में आ गया। जी। और यहाँ पर किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि भी पड़ जाए इसके ऊपर, ध्यान से समझना आप मेरी बात को। यहाँ पर शनि है, शनि की दृष्टि पड़ गई। यहाँ पर मंगल है, मंगल की दृष्टि पड़ गई। जी। या फिर यहाँ पर मंगल कहीं और भी होता, तो मतलब कहीं पर भी किसी भी अशुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ गई, तो ऐसे व्यक्तियों का स्वास्थ्य की क्या हो जाती है? हानि।
है, क्योंकि फर्स्ट भाव क्या होता है, हम होते हैं। जी। तो हम कहेंगे भाई ऐसे व्यक्तियों की स्वास्थ्य की हानि होगी ही होगी। तो स्वास्थ्य की हानि होगी। इसी प्रकार यदि, ध्यान से समझना अब इस वाले नियम को भी, अगर यहां पर कोई द्वितीय घर का लॉर्ड है, यहां पर 7 आ गया, वीनस, सर वीनस अगर ये यहाँ छोड़ेंगे क्या, है, यूट्यूब में अपलोड करेंगे क्या इसको? नहीं, अगर वीनस यहां पर आ गया, हाँ यूट्यूब में अपलोड करूंगा इसको। अगर वीनस यहां पर आ गया, वीनस अगर यहां पर आ गया, और वीनस अगर यहां पर आ गया, ध्यान से समझना, या वीनस अगर यहां पर आ गया, तो क्या होगा, किस चीज का नाश होगा बताओ। विनाश अगर उसमें आ गया है, तो धन के लिए शुभ नहीं है, धन के लिए तो शुभ नहीं है। है ना। तो हम कहेंगे ऐसी स्थिति तब होगी जब छह, धन, ठीक है धन और लग्जरी लाइफ में हैप्पीनेस का भी। है ना, थोड़ा सा ये वाली चीज आएंगी। तो हम क्या बोलेंगे, और अब इसका एक एक फाइनल नियम और है बच्चे, उस वाली बात को हमेशा ध्यान में रखना, कि फाइनल नियम ये बोलता है कि हमारा, कि अगर इसके लॉर्ड भी कहीं पर चले जाएं, छठे, 8वें और 12वें घर के लॉर्ड कहीं चले जाएं, तो छठे, 8वें, 12वें घर के लॉर्ड, मान लीजिए छठे, 8वें, 12वें घर के लॉर्ड बना लेते हैं हम, छठे, 8वें, 12वें घर के लॉर्ड सेम कुंडली ले लेते हैं, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 और 5। तो सूर्य कहाँ पर आके बैठ गया, यहाँ पर आके बैठ गया। ये छठा ग्रह कौन है, मंगल, मंगल कहाँ पर आके बैठ गया, मंगल यहाँ आके बैठ गया। जी। तो परिणाम फिर से खराब हो जाएंगे। यानी कि छठे, 8वें, 12वें घर के जो लॉर्ड होते हैं, इनको बहुत अच्छा नहीं माना गया। ठीक है जी। एकदम। अब फाइनल 2 नियम और देखेंगे अभी हम। अब हमारा